Hello friends. So today we are going to discuss a new topic, नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा मेंबर जिसका नाम है फास्फोरस। बराबर, तो फास्फोरस के बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये फास्फोरस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो इसके अंदर ज्यादातर हम लोग जो है थियरिकल चीजें पढ़ेंगे। बाद में हम लोग इसकी कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस आ जाएंगे। तो याद रखिए कि जब कभी भी कोई नया एलिमेंट स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है। सो हियर वी गो, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फास्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स। हमने ये देखा हुआ है कि नाइट्रोजन जो था उसके अंदर उसकी कोई एलोट्रोपी हमें मिल नहीं रही थी, बराबर, लेकिन फास्फोरस के अंदर हम लोग क्या उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स को पढ़ रहे हैं। फास्फोरस के मेन जो एलोट्रोप्स है तीन, जिसके अंदर है व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। बराबर, तो ये तीन जो है वो हमें कर रहे हैं, यानी कि WRL, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। अब देखिए कि ये चीज लर्न करने का कुछ तरीका होता है। बराबर, तो ट्रिक्स क्रैमिंग की भी हो सकती है। तो उसके ऊपर से हम लोग पहले क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको कॉम्पैक्ट करके आपके सामने रिलीज करेंगे। तो शॉर्ट नोट ऑन व्हाइट फास्फोरस, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि व्हाइट फास्फोरस के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखिए तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप देखिए ये स्ट्रक्चर ये रहा। स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है उसमें क्या है कि एक फास्फोरस ऊपर है, बराबर, एक फास्फोरस ऊपर है, बाकी तीन 1 2 3 नीचे इस तरह से है। तो टेट्राहेड्रल शेप मिलता है। टेट्राहेड्रल यानी कि यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल, लेकिन सारे के सारे बॉन्ड जो है वो एक साथ अटैच है। ये नीचे ये तीन फास्फोरस नीचे का ट्राइंगल बना रहा है, बेस बना रहा है। ऊपर वाला फास्फोरस जो है तीनों फास्फोरस के साथ अटैच है, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से भी देखेंगे तो क्लियर आइडिया आ जाएगा कि ये देखिए कि ये 1 2 और ये 3 है, बाकी ये यहाँ पर और यहाँ पर। सो दैट इज डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। बराबर, डिस्क्रीट मतलब अलग से रहता है। सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है बेटा, इट इज ट्रांसल्यूसेंट, व्हाइट एंड वैक्सी सॉलिड है। कैसा है वो, ट्रांसल्यूसेंट है, व्हाइट है और वैक्सी, वैक्स टाइप का सॉलिड दिख रहा है ये। बराबर, दूसरी बात है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज पॉइजनस। व्हाइट फास्फोरस जो है बेटा कैसा रहता है, पॉइजनस रहता है। तो पॉइजनस है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर ये सॉल्युबल है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ चुका है। इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। विच टाइप ऑफ फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। बराबर, इट ग्लोस इन अ डार्क, यानी कि वो डार्क में ग्लो करता रहता है। बराबर, अच्छा दूसरी बात कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम लोग चेक करेंगे तो सबसे पहले फास्फोरस का NaOH के साथ रिएक्शन देखिए। तो हम लोगों ने ये जो चीज है 11th में रेडॉक्स में पढ़ा हुआ है। देखो ये इक्वेशन रटने की कोई जरूरत है नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पर इस पोर्शन में समझाऊं तो P4 प्लस बस छोड़ो, सीधा बना दो PH3 और यहाँ पर कर दो H2PO2 -1। मैंने इस वाले को डिराइव करने के लिए बताया। कैसे करेंगे डिराइव, तो आप देखिए कि ये जो फास्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, यहाँ पर 0 है। यहाँ पर फॉस्फीन के अंदर इसका है -3, यहाँ पर जो फास्फोरस है इसका +1 है। क्लियर है, यानी 0 से डिक्रीज भी हो रहा है, 0 से इंक्रीज भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि व्हेन अ सिंगल एलिमेंट अंडरगोज द ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिएक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। बराबर है। अच्छा अभी क्या करेंगे, ये दोनों 0 में से ही हम लोग एक ही फास्फोरस में से इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखा सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक फास्फोरस और ऐड कर लेंगे जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर है 0। अब क्या करेंगे, जरा ध्यान से अपनी कॉपी में साथ में करते जाइए क्योंकि ये रटना ना पड़े। अब देखो यहाँ पर तो ये सीधी सी बात है बेटा कि ये 0 से क्या हो रहा है, यहाँ पर -3, लेकिन यहाँ 4 फास्फोरस है, यहाँ 4 नहीं है। तो जैसे यहाँ पर 4 किया ये हो जाएगा सीधा -12। कितना हो जाएगा, -12, यानी कि डिक्रीज बाय 12। क्या लिखूंगा मैं, डिक्रीज बाय 12। चलो क्लियर है, यहाँ तक साथ में हो, वेरी गुड। वीडियो को पूरा देखना है, बराबर, तो ही आपका ये कंसेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा। भले P ब्लॉक चल रहा है, हमें मालूम है कि ये चैप्टर जो है उसमें लर्न करने वाली बातें ज्यादा है, लेकिन मेक श्योर कि पूरा वीडियो देखिए, बराबर है, और साथ में नोट्स बनाइए, साथ में लिखते जाइए, तो ही होगा
कंसेप्ट और कंटेंट बिल्ड। वरना क्या होगा कि ये सारी बातें जो है इसमें से मान लो कि ये जो है चैप्टर टी ब्लॉक, इसमें से क्वेश्चन आंसर आपकी बोर्ड के एग्जाम में भी काफी आते रहते हैं। इट इज अ बल्कि यूनिट, तो आपको इसको ग्रुप वाइज लर्न करना है। आपको एक साथ लर्न नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, ग्रुप 15 स्टार्ट कर दिया, ग्रुप 15 का पहला पोर्शन निपटा दीजिए। जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गई, उसकी एटॉमिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई, केमिकल ट्रेंड्स आ गए, खत्म। नेक्स्ट स्टेज नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड, तो नाइट्रोजन कर लिया, एमोनिया कर लिया, HNO3 कर लिया, कट। नेक्स्ट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में फॉस्फोरस, व्हाइट, रेड फॉस्फोरस, फिर फॉस्फीन, PCl3, PCl5, उसके बाद उसके ऑक्सो एसिड। इस तरह से जब आप लर्न करोगे तो अच्छे से लर्न होगा, बराबर। वरना नहीं होगा कि आप सब कुछ एक साथ लेकर बैठ गए, चलो हम लोग बाद में कर लेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बराबर। तो प्लीज बेटा आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि आपको ये चीज अच्छे से याद करनी है और डे टू डे करोगे इतना आपका अच्छा रहेगा, बराबर। चलो, डिक्रीज बाय 12 हो रहा है, और यहाँ पर भी अगर 4 फॉस्फोरस को मैं 4 कर देता हूँ तो ये +4 हो गया, यानी कि यहां से इंक्रीज कितना है, इंक्रीज बाय 4, इंक्रीज बाय 4। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब मैंने आपको टेक्निक सिखाई हुई है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, P4 वाला 1 से हुआ मल्टीप्लाई और ये एज इट इज रहा, यानी कि यहाँ पर 4PH3 में नॉट अ चेंज, क्योंकि ये इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 से हो रहा है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3P4 और ये हो जाएगा आपका 3 4 12 H2PO2 -1। यहां तक आप मेरे साथ में होने ही चाहिए, बराबर है। बहुत ही इजी जा रहा है, इजी गोइंग है। अभी अब 50 में बैलेंस करके दिखा देंगे हम लोग। तो यहाँ पर P4 में से चलो ये हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पर 12 माइनस है, यानी -12 चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करूंगा, OH माइनस को ऐड करूंगा, क्योंकि ये बेसिक मीडियम वाला है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 12 OH माइनस, डन। चलो 12 OH माइनस हो गया आपके पास। अब क्या है बेटा बाकी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पर टोटल 24 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं 12 H2 और ऐड कर दूंगा, खत्म। अब देखो तो P4 3P4 कितना हो जाएगा, 4P4, फिर हो जाएगा आपका 12 OH माइनस प्लस 12 H2O, it gives 4 moles of PH3, 12 H2PO2 -1। फिर से सुन लो क्या किया हमने। सबसे पहले इक्वेशन लिखा P4 plus it gives PH3 plus H2PO2 -1। मैंने स्पेक्टेकल आयंस निकाल दिए, इसमें से दोनों साइड Na+ निकाल दिया, यानी कि जो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा था, जो रेडुक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको मैं कहता हूँ स्पेक्टेकल आयंस, बराबर है। तो मैंने वो निकाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने OH माइनस निकाल दिया, मैंने NaOH पूरा ही हटा दिया, मुझे बैलेंसिंग में बेसिक मीडियम लास्ट में देखना है और कुछ नहीं है। लेट अस स्टार्ट। P4 लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे PH3 और H2PO2 -1। PH3 के अंदर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा था, यहाँ पर -3, इसके अंदर क्या था, +1। दिमाग में रखो, -3 +1। 4 फॉस्फोरस इधर जैसे 4 किया -12 हो गया, उधर जैसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया वो +4 हो गया, डन। चलो उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि भी कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज है। तो डिक्रीज 0 में से -12, तो 12 का डिक्रीज, 0 में से +4 यानी 4 का इंक्रीज। तो 4 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा मल्टीपल जो दोनों को बैलेंस कर दे, यानी 12 1 12 और 4 3 12। उसके बाद की कहानी जो है बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने उसके बाद चार्ज को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या ऐड किया, 12 OH माइनस, डन। अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को लिखेंगे वापस और इसमें से निकाल दो, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, या तो कॉमन निकाल दो 4। जैसे यहां से निकालोगे आप तो ये क्या बनेगा, P4 plus 3 OH minus plus 3 H2O, it gives PH3 and 3 H2PO2 -1। चलो इतना कंप्लीट कर देखो, ये इक्वेशन ये सिमिलर इक्वेशन है, इट इज नॉट चेंज, इट इज वेरी सिंपल। तो अभी इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, इसको साथ में लिख लो, बराबर कंप्लीट करो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर से ये हटा, यानी कि आपको अगर एग्जाम में भूल भी जाओ तो ये इक्वेशन लर्न हो जाएगा। एक बार डिराइव करो, लिखो,
बराबर है। रेडॉक्स बैलेंस करो फिर दिमाग में क्लियर हो जाएगा क्या था, P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3H2 इट गिव्स PH3 कितने 1 मोल 3 NaH2PO2। क्लियर है इतना। चलो ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, अब आप स्ट्रक्चर में देखो तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, बराबर। फास्फोरस के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा है, यूनिक स्ट्रक्चर है बेटा, बराबर है। मान लो कि यहाँ पर मैं अगर 3 फास्फोरस ले लूं तो यहाँ पर एक फास्फोरस है, फास्फोरस का नंबर क्या होता है 15 के अंदर क्या होगा बेटा, ये नियॉन है 3s2 3p3, तो 3p3 यानी px py pz में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कौन कौन सी ऑर्बिटल्स है यहाँ पर, px में एक, py में एक और pz में एक, बराबर। ये एक्स्ट्रा कंटेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर ये फास्फोरस है, एक ये फास्फोरस है, एक ये है। 2D में ये 3 फास्फोरस ही दिखा रहा हूँ। चौथा फास्फोरस कहाँ पर होगा, तो मान लो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो 2 इस तरह से रहेंगे, 2 इस तरह से रहेंगे, तो एक ट्रायंगल का जो बेस बन रहा है उसके अंदर अगर यहाँ से हम लोग ऐसे सोचे कि ये एक 3 फास्फोरस है तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी खुद की ये फास्फोरस की एक p ऑर्बिटल होगी जो इसकी p ऑर्बिटल के साथ क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, करेगी कि नहीं, बराबर है। फास्फोरस की फास्फोरस के साथ px का ओवरलैपिंग होगा, py का ओवरलैपिंग होगा, pz का भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से ओवरलैप जब हम लोग कर रहे हैं, बराबर है, ये रहा ओवरलैपिंग वाला पार्ट, बराबर। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, तो ये जो है मैंने एक फिगर बनाई हुई जिससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। कैसी फिगर है, मान लो कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स कैसी कैसी हैं, तो जैसे कि ये मान लो कि एक px का ओवरलैपिंग हो रहा है। अब px के साथ px py pz कैसी होती है, px एक py और एक pz, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस और नो, बराबर है। px py pz कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ऐसी 3 ऑर्बिटल है एक फास्फोरस की, तो एक फास्फोरस की ये जो ऑर्बिटल है, मान लो कि यहाँ पर px वाली ऑर्बिटल है तो इसका ओवरलैपिंग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग अच्छे से होगा। अब इसकी जो एक ऑर्बिटल है दूसरी py यानी कि ये वाली ऑर्बिटल, उसके बीच में ओवरलैपिंग होगा, लेकिन साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा कि नहीं, तो साइड बाय साइड जब ओवरलैपिंग होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 90 डिग्री पे, यानी कि px के 90 डिग्री पे ये ओवरलैप होनी चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा बैंड होना पड़ता है ओवरलैप होने के लिए, तब जाके P4 का स्ट्रक्चर बनता है। तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 90, ये px था और ये py था, px का ओवरलैपिंग हो गया। अब ये और ये जो है ये वाली ऑर्बिटल और ये मेरा थंब, तो दोनों को ओवरलैप होने के लिए बेसिकली क्या 90 का एंगल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, इसके बीच में 90 का एंगल है, यहाँ पर भी 90 का एंगल है, लेकिन इसको ओवरलैप होने के लिए वहां पर 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यू टू स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होना चाहिए था, 90 हो गया 60, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने से क्या होता है, उसके बीच में एंगुलर स्ट्रेन बढ़ता है, एंगुलर स्ट्रेन यानी स्ट्रेस, तनाव बढ़ता है। तनाव बढ़ने से क्या होगा बेटा कि वो जैसे ही उसको चांस मिलेगा वो फ्री होने के लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए, एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा है तो अपने आप को फ्री करने के लिए वो ज्यादा उसके अंदर टेंडेंसी उसकी फ्री होने की होगी, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो वो रिएक्टिव होता है, फ्री होने के लिए क्या बोलते हैं कि दिस फास्फोरस इज रिएक्टिव। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है यूनिक स्ट्रक्चर हाई एंगुलर स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन यानी क्या, तो सीधी सी बात मैं तुम्हें बताऊं कि 90 का बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, लेकिन हुआ 60 का, जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल बी रिएक्टिव। ओके, इट कैचेस द फायर इन एयर, एयर यानी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन आएगी तो क्या आप लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब आप रिएक्शन आएगी तो बोलो, एक तो है P4 का रिएक्शन करवा दो ऑक्सीजन के साथ, बराबर, तो लिखा है कि P4O10 बना देता है, तो बनाओ P4O10, तो यहाँ पर जैसे P4O10 आप बनाते हो, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, P4 + 5O2, तो ये इक्वेशन किसके लिए है, इसके लिए है, it catches a fire in air to give the white fumes of P4O10, therefore stored under the water, इसलिए इसको कहाँ पर स्टोर किया जाता है, पानी के अंदर स्टोर किया जाएगा, बराबर, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। चलो ये पॉइंट के जैसे जैसे पॉइंट आएंगे हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस मेंशन करते रहेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बराबर। अच्छा, दूसरी बात है, ऑल्सो रिएक्ट्स, इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म PCl3, बराबर, यानी कि फास्फोरस को
हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो PCl3 भी बना सकते हैं भाई, उसकी मर्जी, या तो बना दे PCl5। तो जैसे ही PCl5 और PCl3 का आएगा लॉजिक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 फास्फोरस है, 4 कर देंगे दोनों में, 4 3 12, तो ये 6 2 12, 20, तो यहाँ पर 10। सो दिस टू इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशन किसके लिए है, reacts with chlorine to form PCl3 and PCl5, got it? Also reacts with SOCl2, यानी कि फास्फोरस का रिएक्शन जो है SOCl2 का मतलब है थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 के साथ जब करेंगे तो क्या मिलेगा, PCl3, बराबर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है SOCl2 फॉर्म PCl3, यानी यहाँ पर एक तो आप लिख लेंगे PCl3, बराबर लिखते रहिए, साथ में PCl3 लिखिए, उसके बाद वहां पर क्या बन रहा है, SO2 लिखो और S2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड, देखो लिखा हुआ है, also reacts with SOCl2 to form PCl3 and सल्फ्यूराइल क्लोराइड। हमारा SO2Cl2 तो बाद में आएगा, P4 थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, PCl3 बनेगा, SO2 और S2Cl2। अब इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो यहाँ 4 फास्फोरस है, बराबर, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 कर दो, फिर ये जो है मैं बैलेंस करके दिखा देता हूँ आपको फटाफट, 8 SOCl2, यहाँ पर 8 SO2 और सल्फर 8 है, तो यहाँ पे 4 कर देते हैं, 4 और ये हो जाएगा 4 2 8। चेक करो बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे 4 4, तो ये करेंगे 2, तो 2 2 4 सल्फर 8, डन। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर, 16, डन। इस तरह से पहला इक्वेशन लिखोगे, व्हेन फास्फोरस रिएक्टेड विद SOCl2 गिव्स PCl3 SO2 and S2Cl2। नेक्स्ट इक्वेशन अभी आगे लिखा हुआ है, SO2Cl2 के साथ जब सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो PCl5 बनेगा, तो लिखेंगे P4 plus 10 moles of SO2Cl2 it gives PCl5 बनाना है, तो PCl5 कितने हैं, 4 फास्फोरस, डन। तो ये दो इक्वेशन इसके लिए ये दो इक्वेशन लिखेंगे, क्लियर है, चलो। तो इस तरह से ये कंटेंट यहाँ पर हमने लिख लिया, तो ये पूरा हो गया। इसका क्या है, ये व्हाइट फास्फोरस का शॉर्ट नोट था कि भाई स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, डन। रेड फास्फोरस के बारे में देखेंगे। रेड फास्फोरस बहुत इजी है। व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड at the temperature of 573 Kelvin at inert atmosphere, मतलब इनर्ट एटमॉस्फेयर में जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या बना देगा, रेड फास्फोरस। क्या बनाएगा, रेड फास्फोरस। तो ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि रेड फास्फोरस किस तरह से हम लोग बना रहे हैं। तो ये पहला हो गया, व्हाइट फास्फोरस कैसे बना रहे हैं, सॉरी व्हाइटनेस रेड फास्फोरस जो है उसका कैसा रहता है, आयरन ग्रे लाइक लस्टरस फॉर्म रहता है। इट इज ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस, इनसॉल्युबल, दोनों में, पानी में, कार्बन डाइसल्फाइड में। इसमें क्या था, तो व्हाइट वैक्स इज सॉलिड एंड सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये पानी में तो इनसॉल्युबल था, ये दोनों में इनसॉल्युबल है। रेड फास्फोरस जो इसकी रिएक्टिविटी व्हाइट फास्फोरस से कम रहती है, यानी व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू स्ट्रक्चर। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर है पॉलीमेरिक फॉर्म में, ये मोनोमेरिक फॉर्म था, ये पॉलीमेरिक है, बराबर है। ये कंबाइंड स्ट्रक्चर में जा रहा है आगे। सो इट डज नॉट ग्लो इन अ डार्क, ये डार्क में ले जाओ तो ग्लो करता है, बराबर है। ये डार्क में ग्लो नहीं करता है, बराबर है। तो इट डज नॉट ग्लो इन अ डार्क, इट इज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। सो दैट इज द वी कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट द व्हाइट एंड रेड फास्फोरस। ओके, लास्ट है हमारे पास ब्लैक फास्फोरस। तो ब्लैक फास्फोरस को कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। पहले इसके दो फॉर्म लिखे हुए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर कि अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस, ये दो फॉर्म है। रेड फास्फोरस को सील ट्यूब में, बराबर, ट्यूब को सील नहीं करना है, पहले से ही सील है, उसके अंदर ले लेना है क्या, रेड फास्फोरस। अब 803 केल्विन पे हम लोग इसका काम स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग धीरे धीरे रेड फास्फोरस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा ब्लैक फास्फोरस में। और व्हाइट फास्फोरस जो है बेटा, व्हाइट फास्फोरस जो है
उसको अगर हमने 473 केल्विन टेम्परेचर पे अंडर हाई प्रेशर इसको हीट किया, देन इट बिकम्स बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो क्या बनाएगा? बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो ये कंटेंट है, इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा? एलिट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आगे जो कर रहे हैं दैट इज द डिफरेंशिएट व्हाइट एंड रेड फास्फोरस। आप बोलोगे कि ये सब इतना सारा लर्न करने का, ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी है। जो टॉपिक अभी आपने पढ़ा हुआ है शॉर्ट नोट ऑन व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, उसी के बेसिस पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो मूविंग ऑन दिस टॉपिक, लेट अस स्टार्ट। प्रॉपर्टी लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस को हम लोग क्या करते जाएंगे? डिफरेंशिएट करते जाएंगे। बहुत ही इजी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल, उसका स्टेट क्या है? तो फिजिकल स्टेट जो है उसके बेसिस पे एक तो ये है सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड कट विथ अ नाइफ, यानी नाइफ के साथ भी इसको काट सकते हैं। इट इज नाइफ, नॉट वाइट। सो सॉफ्ट है, वैक्सी सॉलिड है, इट इज कट विथ अ नाइफ। ये कैसा रहता है? हार्ड। अब चाकू लेकर सुबह से शाम तक बैठे तो वो ऐसे कटेगा नहीं, इट इज हार्ड, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। क्लियर है? कलर नाम से ही पता है ना, तो ये कैसा है? व्हाइट है, वैन प्योर, यानी जब तक शुद्ध है, जब तक शुद्ध आत्मा है तब तक वो पूरा व्हाइट है, बराबर। जैसे ही कहीं पर जाता है, बिगड़ जाता है, बराबर, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, बराबर। जब तक आप छोटे बच्चे थे तब तक तो प्योर शुद्ध आत्मा थे। अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, सारी चीजें आपके अंदर आ रही है, अच्छी भी आ रही है, बुरी भी आ रही है, बराबर। तो वैन लिखा हुआ है कि टर्न्स येलो ऑन एक्सपोजर टू लाइट, यानी लाइट में जब आएगा तो वो थोड़ा सा येलोइश हो जाता है। ये रेड ही है, नाम से ही रेड है, पूरा रेड रेड भर दिया हुआ है, रेड फास्फोरस यानी रेड ही पड़ेंगे। तो फिजियोलॉजिकल एक्शन जो है बहुत ही सिंपल है, बराबर है, कि व्हाइट फास्फोरस को अगर हमने टेस्ट किया, राम नाम हो जाता है, और ये नॉन पॉइजनस है। लेकिन टेस्ट चख के नहीं करना है, हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है, इट इज पॉइजनस, इट इज नॉन पॉइजनस। आगे है MF, GF नहीं है, ये MF है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बराबर है। दिमाग में जो घूमता रहता है ना वही आता रहता है भाई। तो दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट इज अ डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल। अभी हमने देखा था इसका स्ट्रक्चर, तो ये कैसा था? ऐसा डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल था कि नहीं? डिस्क्रीट यानी बिल्कुल अलग दुनिया से, यूनिक एकदम पीस है, सिंगल मॉलिक्यूल है। लेकिन इसमें जैसे है P4 मॉलिक्यूल्स कंबाइंड बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग टू गिव पॉलीमेरिक फॉर्म। तो इसके अंदर क्या था? ये फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल दूसरे फास्फोरस मॉलिक्यूल के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग से, बराबर, इसमें ये वाला जो बॉन्ड है ना ऐसा, बराबर, वो निकाल देना का, वर्टिकल रखो, हॉरिजॉन्टल निकाल दो, तो ये ऐसे होता जाएगा, ऐसे। इस तरह से इसका एक लंबा सा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है? चलो डन। ऑर्डर बेसिकली आगे हमने लिखा हुआ है, वहां पर भी पढ़ा था कि ऑर्डर लेस है, लेकिन थोड़ा सा गार्लिक रहता है। कौन? व्हाइट फास्फोरस है, गार्लिक ऑर्डर है, इसके अंदर ऑर्डर लेस है। सो दिस इज स्टैंडर्ड एंड ऑथेंटिक डेटा। डेंसिटी आपको याद रखनी है, 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है 2.16, यहाँ पर लिखा हुआ है 2.16 जो इसकी डेंसिटी की वैल्यू है, बराबर है। अच्छा, ये याद ना करोगे चलेगा। इग्निशन टेम्परेचर 303 केल्विन इग्निशन टेम्परेचर है, यानी कि मान लो कि ये रूम टेम्परेचर पे भी एक्टिव है। 298 एंड 25 से थोड़ा बहुत बढ़ा, कितना 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, बराबर, यानी 30 जितना कर दिया, तो इग्निशन टेम्परेचर कैसा है? 303 केल्विन। इसका काफी ज्यादा है, इसको इग्नाइट करने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, यानी ये रिएक्टिव है, बराबर है। इसलिए इसको कहां पर रखा जाए? केप्ट अंडर वाटर, बराबर। जब इसको सारे लोग ढूंढते रहते तब ये कहां पर होता है? अंडर वाटर रहता है, बराबर, ऐसा। फिर यहाँ पर लिखा है फॉस्फोरेंस, यानी कि ये जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ग्लो करवाती है, बराबर है। बर्न्स इन एयर विथ ग्रीनिश ग्लो, जब एयर में वो जाता है तो उसके अंदर एक ग्रीनिश ग्लो आ जाता है, बराबर है। विच इज विजिबल इन अ डार्क, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए कहां पर जाना पड़ेगा हमें?
सॉरी वो मैं थोड़ा डार्क में चला गया था, दिखा कि भाई फास्फोरस है वो ग्रेनिश ग्लो करता है डार्क, तो डार्क में जाकर आप चेक कर सकते हो, बराबर। सो बर्न्स इन एयर विथ ग्रेनिश ग्लो विच इज विजिबल इन अ डार्क, डार्क में ही विजिबल है, बराबर है, ऐसे लाइट में विजिबल नहीं है बेटा, ओके। तो ये आ गया डज नॉट ग्लो, नहीं करना ग्लो, चलो नहीं करेंगे ही नहीं ना ग्लो, हमारा नेचर ही नहीं है ग्लो, तो क्यों ग्लो करेंगे। नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी, तो ये बोल रहा है कि भाई मैं पानी में इनसॉल्युबल हूँ, हाँ मुझे कार्बन डाइसल्फाइड दो तो मैं सॉल्युबल, बराबर। ये बोला मुझे कुछ भी दे दो, कार्बन डाइसल्फाइड दो या पानी दो, आई एम इनसॉल्युबल, सो दैट इज इनसॉल्युबल, बराबर है। रिएक्शन विथ NaOH, अभी अभी हमने देखा कि ये जो व्हाइट फास्फोरस है उसको जब आप NaOH में डालते हो तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, PH3 यानी फॉस्फीन बनाता है और NaH2PO2 भी बनाता है। It undergoes oxidation and reduction in one reaction, इसलिए लिखा हुआ है डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये बोला मुझे रिएक्शन करना ही नहीं है, NaOH के साथ नो रिएक्शन, बराबर है। रिएक्शन विथ Cl2 यानी एक्शन विथ Cl2, बोले Cl2 आया ऐसे अटैक किया व्हाइट फास्फोरस के ऊपर, बोले ठहरो मैं बन जाता हूँ क्या PCl3 एंड PCl5, सो बीइंग मोर रिएक्टिव PCl3 एंड PCl5, यानी कि बोले मैं रिएक्टिव, मैं तुरंत ही रिएक्शन करके आपको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दे दूंगा। और यहां पर आया बोले नहीं करूंगा, रिएक्शन ही नहीं करूंगा, रेड फास्फोरस बोले किसी ने हल्की सी चिंगारी लगा दी, नहीं बोले करूंगा, यानी कि जब इसको हीट करेंगे तो ये PCl3 और PCl5 बनाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट। एक्शन विथ एयर, एयर का एक्शन कैसा रहता है, तो जैसे एयर उसके ऊपर आती है, रिएक्ट्स एट रूम टेम्परेचर, बोला आराम से आओ मैं रिएक्ट कर लूंगा, मैं तो बहुत सीधा साधा बंदा हूं। तो रिएक्शन विथ रूम टेम्परेचर का मतलब है P4 प्लस 5O2 इट इज P4O10 टेट्रा फास्फोरस डाइऑक्साइड, बराबर है। और ये भी बनाता है लेकिन इसको क्या थोड़ी चर्बी है तो थोड़ी गर्मी चाहिए भाई, तो गर्मी देंगे तभी जाकर ये हीट करेगा, हीट करेंगे और उसके साथ रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, बनाएगा P4O10। रिएक्शन विथ मेटल, बोले ये जो है व्हाइट भाई साहब, व्हाइट फास्फोरस सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम AgCu इतने सबके साथ वो रिएक्शन करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या बनाता है फॉस्फाइड, फास्फोरस से फॉस्फाइड ही बनाएगा। नाइट्रोजन नाइट्रेट फास्फोरस फॉस्फाइड, जैसे कैल्शियम तो Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड, बराबर है। Mg3P2 मैग्नीशियम फॉस्फाइड, Na का +1 P का -3 तो Na3P K3P, पी ले भाई, पी ले और क्या, तो Na3P K3P, पानी पी ले। तो ये सारे के सारे फॉस्फाइड बनाते हैं, रिएक्शन विथ मेटल है। ये बोले नहीं करेंगे रिएक्शन, तुम कुछ भी ले आओ, बराबर। मेटल के साथ तो हरगिज नहीं, वो तो थोड़ा मेरा नेचर ऐसा था, मैंने थोड़ी गर्मी दी आपने तो चर्बी थोड़ी कम हुई तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और क्लोरीन के साथ। मेटल के साथ बोले गर्म करो तो भी ना करूं, नहीं करूंगा, बोले चलो ठीक है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के देख लेते हैं, तो यहाँ लिखा है रिड्यूस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड सॉल्ट, यानी कॉपर के सॉल्ट को ये रिड्यूस कर सकता है, कॉपर के सॉल्ट को रिड्यूस कर सकता है टू गिव मेटल, यानी इसमें से मेटल निकालेगा। ये बोले नहीं करूंगा रिएक्शन, नो रिएक्शन। और लास्ट में है एक्शन विथ HNO3, बोले तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, तो ये बोलेगा मैं H3PO4 दूंगा और NO2 दे दूंगा, बराबर। चलो बोले ये इतने सारे रिएक्शंस नहीं किए हुए तो बोले मैं ये कर लेता हूं, तो इट इज सेम एज व्हाइट, यानी व्हाइट जैसा ही रिएक्शन देगा, किसके साथ, HNO3 के साथ। क्या क्या देगा ऐसा प्रोडक्ट, सेम H3PO4 और NO2। आई होप ये चीज जो है आप आज के आज ही लर्न कर लेंगे कि भाई व्हाइट फास्फोरस की जो शॉर्ट नोट की, रेड फास्फोरस क्या है, ब्लैक फास्फोरस क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है उसके बेसिस पे MCQ या तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से करेक्ट कर सकते हो। तो पहले शॉर्ट नोट लर्न कर लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंस पढ़ लेंगे। क्लियर इतना, ओके। तो राइट इट डाउन और इतना कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग फास्फोरस के कंपाउंड्स पढ़ेंगे।